ये दर्शाते हैं कि वो हमारे संविधान के अंदर हैं, लेकिन काम जो है हमारे संविधान और हमारे देश के खिलाफ करते हैं, जैसे आपने बताया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो गई। और इस तरह से नक्सल में आप देखेंगे कई पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो इनकी खुलम खुला सपोर्ट करती हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से आती हैं उनको साथ में मिलाकर इनके जो गलत काम है उनको भी सही ठहराने की कोशिश करते हैं। तो इनसे डील करने के लिए संक्षिप्त में मैं तो यही कहूँगा कि सबसे अच्छा जो तरीका होता है, ये हमें सोचना चाहिए कि ये लोग वैक्यूम में काम नहीं कर रहे हैं, किसी एक अपने सीमित दायरे में काम नहीं कर रहे हैं। इनको हर तरफ से सपोर्ट मिलता है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, इनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है, इनको दूसरे देशों का सपोर्ट मिलता है, हथियार वगैरह दिया जाता है इनको, इनको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी वहां से दिया जाता है, और इनको हमारे अंदर के कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। अब इतने सारे जो सपोर्ट होते हैं, इसकी वजह से इनका जो आकार है वो बहुत विकराल हो जाता है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को क्योंकि कानून में रह के काम करना पड़ता है, इसलिए उनके हाथ बंधे होते हैं और वो अपनी सीमा को लांघ नहीं सकते। तो इसको टैकल करने के लिए सबसे पहले हमें एक मल्टी डोमेन अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि अगर फंडिंग है तो फंडिंग रोकें, तो हमारी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए, बैंक्स ऐसे होने चाहिए, प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए ताकि हम इनके फंडिंग को रोक सके। इनके जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट हैं, मैं ये मानता हूं कि अब समय आ गया है हमारे देश के अंदर, हमारी रक्षा ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के अंदर, और साथ ही राष्ट्रीय लेवल पर हमें प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट खड़ा करना पड़ेगा। खाली हमारा एक ऐसा देश है जिसके पास प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट नहीं है। चाइना के पास एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, और हमारे ऊपर जो इतने खतरे हैं, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, नक्सलवाद, JNK, और हमारे पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए कोई भी एक मजबूत डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कदम हमारे को उठाना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ लोग सुझाव देते हैं कि हमको इन्हीं के हथियार से जवाब देना चाहिए, यानी कि ये अगर प्राइवेट आर्मी है तो हम भी इस तरह की कुछ व्यवस्था करें ताकि जो उनका जवाब दे सकें। इस मामले में मेरा एक थोड़ा सा विचार थोड़ा सा अलग है। मैंने देखा है कि हमने कश्मीर में भी ये कोशिश की थी इखवानीज के द्वारा, जो 5,500 के करीब लोग इसमें हम लोगों ने शामिल किए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट लेट 90s में जब ये मूवमेंट एकदम चरम सीमा पर था, उसको धराशाही करने में इखवानीज का बहुत अच्छा रोल था। लेकिन कुछ कुछ समय के बाद हमने इनको ठीक से कंट्रोल नहीं किया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह करने लग गए, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, और पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके अगेंस्ट थी उन्होंने उसको एक इलेक्शन मुद्दा बना के, PDP ने इलेक्शन मुद्दा बना के उनको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया, और वहाँ हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी हुई। अगर हम उनको उसी तरह से इस्तेमाल करते जिस तरह से हमने शुरू में इस्तेमाल किया, मेरा मानना है कि हमें काफ़ी फायदा होता है इंटेलिजेंस में, इंफॉर्मेशन में, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है इस तरह के ऑपरेशन में। अब आप ले लीजिए नक्सलवाद में, वहां पर भी हमने कुछ शुरू किया इस तरह का, सलवा जुडम। लेकिन सलवा जुडम में प्रॉब्लम क्या हुई, वही आपसी लड़ाई करने लग गए वो। सलवा जुडम और नक्सल दोनों के बीच में एक आपसी लड़ाई शुरू हो गई, लोगों ने ट्राइबल्स को मारना शुरू कर दिया, ट्राइबल बेचारे बंट गए। तो अभी आधे ट्राइबल कैंप में रहते हैं, आधे ट्राइबल मजबूर हैं जो कि कैंप में नहीं आ सकते हैं, वो नक्सल्स के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि जो इस तरह के हम कार्रवाई करते हैं उसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। उनका एक रेगुलेशन और कंट्रोल बिना बताए ये जग जाहिर नहीं होना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है। पता भी नहीं चलना चाहिए कि इस तरह का कोई हम वो कर रहे हैं,
एक स्टेप ले रहे हैं जिससे कि हमको इंटेलिजेंस मिले हमारे दुश्मन के बारे में, या हमारे जो बहके हुए जो हमारे सिटीजन्स हैं जो कि बहकावे में आ गए हैं, उनके बारे में खबर वगैरह हासिल करने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है। लेकिन इसको करने का तरीका हमें आना चाहिए, और बाद में अगर ये इनको कुछ तकलीफ होती है तो हमें उनकी तकलीफों को भी दूर करना चाहिए, नहीं कि उनको हम उनके हाल पे छोड़। तो मेरा मानना है कि ये अगर हम करेंगे तो इसमें हमें काफी सहायता मिलेगी। आपने एक अच्छा पॉइंट बताया है कि इनको, ये जो प्राइवेट आर्मीज है, सलवा जुलम होगा या इखवानीज होंगे, इनको अनकंट्रोल्ड उनका यूज हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश एक कानून के अंदर ही काम कर सकता है। और अगर वो हमारे लोगों के ऊपर ही कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना शुरू करे तो देश के लिए अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये भी बात है कि इसी प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशन दहशतवादी करते थे या नक्सलवादी करते थे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता था। लेकिन जब इन्होंने कुछ करवाना शुरू किया तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हमें ऑलमोस्ट डिसबैंड करना पड़ा। मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स वालों की एक बड़ी विजय थी। जिसने गलती की है उसको तो हम पनिशमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन जो अच्छा काम कर रहे थे उनको भी हमने डिसबैंड कर लिया। खैर, ये एक पॉलिटिकल वॉरफेयर हमारे देश में चलता है। उनके जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं उन्होंने ये इलेक्शन का मुद्दा बना दिया, और कुछ अच्छे लोग जो अच्छा काम कानून के अंदर करते थे उनको भी हमें डिसबैंड करना पड़ा। लेकिन ये जरूरी है कि इनका फायदा तो है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। मैं इसी का एक जो मुद्दा है उसके ऊपर एक आ जाता हूँ कि काफी बार ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि जैसे बोलेंगे स्मगलर्स होते हैं, स्मगलिंग तो हमारे वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर इतना ज्यादा चलता था कि हमने ये देखा कि हमारा जो नौदल था वो उससे स्मगलिंग को रोक नहीं पाया। और 1973 के अंदर हमने एक इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसे हम इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, या जिसे भारतीय तटरक्षक दल से नाम से बोला जाता है, क्योंकि वो एक इस प्रकार का एक पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन था, या आप पैरामिलिट्री फोर्सेस बोलो या बीच वाला। तो ये हमने शुरू किया। तो स्मगलर्स आते हैं, दूसरा इलीगल ट्रेड करने वाले होते हैं। और अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, लक्षद्वीप आइलैंड जिस कारण के लिए लाइमलाइट में आना था वो तो साइड में रह गया, किसी और के लिए ही वो आगे आ गया। कि वहां पे पिछले 5 महीने में हमने 5,000 करोड़ इस कीमत के जो ड्रग्स है वो पकड़े हैं, जिसमें आर्म्स भी पकड़े गए हैं। तो ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं साउथ ईस्ट एशिया के, आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो वेपन्स का सप्लाई होता है इसमें इनकी मदद होती है। ये भी माना जाता है कि नक्सलवादियों को जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां से एम्यूनिशन की जरूरत पड़ती है, उसमें ये होते हैं। या दहशतवादी जो कुछ बॉम्ब ब्लास्ट, आपको पता है 93 के बॉम्ब ब्लास्ट ये क्राइम सिंडिकेट ने ही किए थे। दाऊद इब्राहिम जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतवादी माना जाता है। तो ये क्राइम सिंडिकेट्स जब इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी को छोड़ के हमारे देश के खिलाफ एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन वगैरह, या ड्रग्स को स्मगलिंग करना, या फेक इंडियन करेंसी नोट को लाना, तो ये जो नैर्को टेररिज्म या इस प्रकार के जो दहशतवादी कार्रवाई ये करते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्राइम सिंडिकेट्स जो एक तो देश के अंदर है उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करे। कार्रवाई हो नहीं रही है ऐसे कोई नहीं बोलेगा, पुलिस का काम ही वो है। और जो जिनका ट्रांसनेशनल लिंक है तो इनको कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि अगर वो साउथ ईस्ट एशिया के है, श्रीलंका के है, या पाकिस्तान के है, या दुबई के है, तो वो तो हमारे दायरे के नीचे आते नहीं है। तो उनको कैसे कंट्रोल करें ताकि हम हमारी जो स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, ड्रग्स वगैरह जो होता है उसे रोकने में हमें कामयाबी मिले। जनरल दुष्यंत सिंह। बहुत ठीक कहा है आपने। इनफैक्ट क्राइम और टेररिज्म का आज से नहीं, सदियों से नाता है। खाली हमारे भारत देश में नहीं, अगर आप देखें तो पूरा जो साउथ अमेरिका था वो इसी पर ही, उनकी जितनी आतंकी संगठन थे, चाहे वो कोलंबिया हो, चाहे वो पेरू हो, वहाँ सबका जो कनेक्शन था वो ड्रग या नार्को ग्रुप्स के साथ था। इसमें दोनों की आपस में फायदा है, दोनों का कोई आइडियोलॉजिकल मेल नहीं है, दोनों का सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल मिलाप है। आप हमें हथियार दें, हम आपको पैसा देंगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन था।
वही रिलेशन आपको इंडिया में दिखेगा। इंडिया का गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों के बीच में इंडिया की लोकेशन है। तो चाहे आप अफगानिस्तान की तरफ से ले लें या फिर साउथ ईस्ट की तरफ से ले लें, हमारा जो ये नार्को स्मगलिंग होती है, इसका आतंकवादियों के साथ बहुत ही घना संबंध है। अब इसको दूर कैसे किया जाए, जो कि असली मुद्दा है। इसमें बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले से कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हमें अपने जो पुलिस बल है, जो कि क्राइम देखता है, उसमें अब हमें स्पेशल यूनिट्स डालनी पड़ेंगी इस तरह के कार्रवाई को करने के लिए। उनको ट्रेनिंग इस तरह की मिलनी चाहिए, उनके पास हथियार ऐसे होने चाहिए, उनके पास इक्विपमेंट ऐसा होना चाहिए, ताकि वो इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं लोग, उनके पास हाई स्पीड बोट्स होनी चाहिए। जैसे कोस्टल पुलिस हो गई, मान लीजिए, कोस्ट गार्ड एक अलग चीज है, लेकिन कोस्टल पुलिस भी उसमें शामिल है इस पूरी नार्को स्मगलिंग की कार्रवाई में। अब कोस्टल पुलिस के पास इक्विपमेंट ही नहीं है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे, हमने थाने खोल दिए हैं, लेकिन थानों में क्या है, उनके पास कार्रवाई करने के लिए सामान नहीं है। तो जब तक हम इनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, तब तक हम इस क्राइम को रोकेंगे नहीं। जैसे हम इस क्राइम को रोकेंगे, आतंकवादियों का जो सप्लाई है रुक जाएगी, उनकी सप्लाई रुकेगी, उनकी ताकत कम होगी, उनकी ताकत कम होगी तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो उनसे लड़ रहे हैं, उनका ऑटोमेटिकली उनको विजय हासिल होनी शुरू हो जाएगी। पहली बात। जो दूसरी चीज जो मैंने इसके ऊपर विचार किया था कि किस तरह से इसको रोका जाए, तो वो ये है कि जो हमारा इनसे लड़ने का जो तरीका है, हम अभी तक एक सॉफ्ट अप्रोच लेके चलते हैं। मेरा मानना है कि चाहे वो आप क्रिमिनल हो, चाहे आप टेररिस्ट हो, आप दोनों ही देश के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। क्योंकि अगर आप स्मगलर भी हो या नार्को स्मगलिंग भी कर रहे हो, तो उससे किसका नुकसान हो रहा है? हमारे देश के नौजवानों का, हमारे देश के जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं। तो उनको भी उसी ही नजर से देखना चाहिए, उनके लिए भी कानून उतना ही सख्त होना चाहिए, सजा भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए। लोग कानूनी पचड़ों से अपने आप को बचा लेते हैं इस तरह की क्राइम से। मेरे ख्याल से हमें कानून को और सख्त बनाना पड़ेगा। टेररिज्म के बराबर जो लोग इस तरह के काम करते हैं जिसमें टेररिज्म का डायरेक्ट संबंध दिखता है, तो अगर हम ये दो चीज ही कर दें, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे इस नार्को टेररिज्म ग्रुप को जो नेक्सस है, इसमें काफी कमी आएगी। अब आप पठानकोट का ऑपरेशन देख लीजिए, वो स्मगलर्स की चेन से शुरू हुआ था। एक्चुअली वहां स्मगलिंग होती थी उस रूट पर, और किसी दिन एक स्मगलर जो था वो आतंकवादी बन के आ गया। अपने साथ पंजाब के लिए ड्रग्स न ला करके वो क्या लेके आया? हथियार और बॉम्ब और गोले। तो अगर हम इनको एक टेररिस्ट की तरह नहीं मानेंगे, तो हम हमेशा धोखा खाएंगे। तो ये मेरे विचार से दो ऐसे स्टेप्स हैं, अगर हम लें, कदम हैं जो अगर हम लें, तो इस तरह की कार्रवाई में काफी कमी आएगी। पठानकोट का ही मुद्दा हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, इसलिए कि आप इस विषय के ऊपर काफी अच्छा आपको अनुभव है, क्या हुआ है इसके बारे में। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स है, क्या हमारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन अच्छा हो सकता है? श्रीलंका के साथ ले लो, शायद पाकिस्तान तो खैर हमारे साथ ये कोऑपरेशन नहीं करेगा इंटेलिजेंस शेयरिंग, लेकिन बांग्लादेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जो जमात इस्लामी बांग्लादेशी नाम का जो दहशतवादी गठ है, वो वहाँ की सरकार के खिलाफ है। या शायद साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, समझ लीजिए थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, जहाँ से ये आते वो तैयार होंगे। श्रीलंका है, शायद मालदीव भी है, जहाँ पे अभी अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और उनके जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, जो अभी के स्पीकर है नाशिद, वो मरने वाले थे। अच्छा हो गया कि वो बच गए। तो और वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस क्राइम सिंडिकेट को खत्म करने के लिए, खास तो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, पूरी दुनिया का हमने क्या करना है, लेकिन जो हमारा अरेबियन सी है, हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, और समझ लीजिए कि जो हमारा इंडियन ओशन का वो हिस्सा जो हमारे लिए धोखेदायक है, तो इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन
सब कुछ हम कर सकते हैं क्या? और साथ में मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट आर्मीज़। जो आजकल आपको पता है कि यूएसए के अंदर एक ब्लैक वाटर नाम की ऑर्गेनाइज़ेशन है, जहाँ पे एक्चुअली रिटायर्ड फौजी काम करते हैं, जिनको काम दिया जाता है कि ये इंटरनेशनल स्मगल है, इंटरनेशनल ये है, उसको मार दो। या दूसरा समझ लीजिए कि रशिया का जो एक ग्रुप है, वो भी इसी प्रकार के काम कर लेता है। या पुराने टाइम पे जेम्स बॉन्ड को ये काम दिया जाता था कि वो पूरी दुनिया को बचा देता था किसी साइंटिस्ट को मार के वगैरह। या अगर आपको रिसेंट एग्जाम्पल लिया जाए कि जो मैं हमेशा देना चाहूँगा, कि ईरान के जो टॉप जनरल थे वो मारे गए। उनके ऊपर एक ड्रोन से हमला हो गया। ये ये ओपन सीक्रेट है, ये माना जाता है कि शायद ये हमला इसराइल ने किया हुआ है। इसके सिवाय जो ईरान के एक जो साइंटिस्ट थे, जो उनके इसमें इन्वॉल्व थे, इलीगल समझ लीजिए न्यूक्लियर वेपन बनाने में, वो मारे गए। तो इस प्रकार की प्राइवेट आर्मीज, फॉरेन आर्मीज, जो हमारे देश के दुश्मन, देश की हमारी बाउंड्रीज के बाहर है, उनकी हम मदद ले सकते हैं। ये तो खैर खुल्लम खुल्ला बात करने वाला विषय नहीं है, लेकिन क्या हम इन देशों की मदद ले सकते हैं? इजराइल है, श्रीलंका है, वगैरह वगैरह। इसके ऊपर आपके विचार। देखिए, आपने जहाँ तक सुझाव दिया है वो बहुत ही वर्केबल सुझाव है, लेकिन इन सब चीज़ों में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। पहली बात तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो आपने बताया, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्राइम के लिए तो रूल्स बने हैं इंटरनेशनल कोऑपरेशन के, तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इंटरपॉल की हम मदद ले सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, जो कि अक्रॉस दी बॉर्डर क्राइम्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना या फिर श्रीलंका और इंडिया के बीच में, या बांग्लादेश इंडिया के बीच में, इसके लिए हमें इंटरनेशनल लॉज नहीं हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपसी ट्रीटीज अगर हो जाएं, एटलीस्ट उन देशों के साथ जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इस काम को करने में हमें मदद मिलेगी। जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया। इसके लिए जो दूसरी कंडीशन जो हमें जरूरी करनी चाहिए, नेपाल हो गया, जो दूसरी कंडीशन जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि इन देशों में हमें यकीन करना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए, हमारे देश के हित वाली गवर्नमेंट आए। अब इसके लिए अब हम क्या कदम उठा सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत तरीके हैं। अमेरिका इसको पिछले 70 साल से करे जा रहा है लगातार। रशिया कर रहा है इसको, कि जहां भी हो सकता है, जहां तक कोशिश हो, वो अपने हित वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो है ग्रे जोन एक्टिविटीज काफी आती हैं, फंडिंग हो गई, इलेक्शन फंडिंग हो गई, कई तरह के तरीके होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, प्रोपेगेंडा हो गया, इंफॉर्मेशन वॉर हो गया। रशिया इसमें एक्सपर्ट हो गया और चाइना भी बहुत जल्दी सीख रहा है। इस समय चाइना जो है ताइवान के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी वक्त से सीखना चाहिए। हमें ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वक्त से सीखना चाहिए। हमें चाणक्य बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने देश का हित का रक्षा करना चाहते हैं, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग तब होगी ना जब गवर्नमेंट हमारे साथ वाली होगी। तो ये दो कदम अगर हम उठाएं, तो मेरे ख्याल से आपकी जो सजेशन है बहुत ही सक्सेसफुल होगी। सफलतापूर्वक हम इस तरह की क्राइम्स को रोक सकते हैं। जहाँ तक दूसरी बात करी थी आपने, इंटरनेशनल प्राइवेट आर्मीज की मदद लेने की बात करी थी, इसके तो कई देश हमको ये बोलेंगे कि आप क्यों नहीं शुरू करते हैं। अगर अगर हम कर रहे हैं, अगर अब आप मान के चलिए कि रशिया की जो एजेंसी है, वैगनर उसका नाम है, जो आप बता रहे थे, उस एजेंसी का नाम है वैगनर, और उसके तकरीबन 30 देशों में लोग डिप्लॉयड हैं, और रशिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी का भी कुछ हो जाता है, रशिया बोलता है कि हम नहीं जानते इसके बारे में। ब्लैक वाटर्स के 780 लोग आज तक मर चुके हैं, लेकिन किसी को भी रिकग्निशन नहीं मिला है अमेरिका से कि ये अमेरिकन सिटीजन थे। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें वो है, क्या बोलते हैं, रिस्क है, जो कि एक देश को लेना पड़ता है। क्या हमारा देश इस तरह का रिस्क ले सकता है? मेरा जो ये मानना है कि अभी हमारे देश की जो हालात हैं, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह के रिस्क हमारा देश शायद ले पाएगा। हमारा देश ज़्यादा इमोशनल
बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट आर्मीज भाई हमारे देश के द्वारा खुद बनाना इस समय शायद मुश्किल हो। एक्सटर्नल काम के लिए छोटे छोटे कोवर्ट ग्रुप्स, कोवर्ट एक्टिविटी करना मेरे ख्याल से संभव है, वो हो सकता है और करना भी चाहिए। लेकिन एक प्राइवेट आर्मी की तरह हम इस्तेमाल करें, एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश इसके लिए अभी तैयार है। जहां तक दूसरों से मदद लेने की है, बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका एक चार्टर है, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस ऑन टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान उसमें है और इंडिया उसमें है, चाइना उसमें है, रशिया उसमें है। अब क्या पाकिस्तान हमको इंटेलिजेंस टेररिज्म की शेयर करेगा? नहीं करेगा। तो हमको तो टेढ़ा रास्ता है, जब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो जहां जहां तक पाकिस्तान और ऐसे देशों का सवाल है, पूरा डब्बा हमें गर्म करना पड़ेगा। और डब्बा गर्म तब होगा जब हम खुद भी एक ग्रे जोन तरह की एक्टिविटीज करेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कोवर्ट एक्टिविटीज होगी। अभी हम तीसरे मुद्दे पे आते हैं, जो है इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन या इलीगल रोहिंग्या माइग्रेशन। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन के ऊपर तो इतनी बातचीत हुई है, और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन था, ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये सब इसी के लिए था। और आज के समय इसलिए कि समय की कमी है, ये माना जाता है कि तकरीबन 4-5 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी हमारे देश में होंगे। आपको पता है कि तकरीबन 35% जो पॉपुलेशन असम की है वो इलीगल बांग्लादेशी है। इसके सिवाय जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे 30-31% ये पॉपुलेशन इलीगल है, बांग्लादेशी की है। और इसके सिवाय 7-8 और राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र एक है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, जहाँ पे इनकी माइग्रेशन बहुत है। आज ही किसी ने मेरे पास एक फिल्म भेजी थी। इस प्रकार की फिल्म सोशल मीडिया पे बहुत घूमती रहती है कि रोहिंग्यास कहाँ कहाँ पे सेटल हो गए हैं, ये क्या कहाँ सेटल हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड चीज है कि बांग्लादेशी। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक रोहिंग्या महाराष्ट्र में नांदेड़ नाम का जिला है, आप मराठा रेजिमेंट के हैं इसलिए आप महाराष्ट्र को अच्छे जानते हैं। नांदेड़ जिला है, नांदेड़ का एक छोटा सा गांव है, वहां पे एक रोहिंग्या पकड़ा गया जो 6 महीने से वहां पे था। और वहां पे क्या नजर आया, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए आपको, राशन कार्ड चाहिए आपको, अभी क्या बोलते हैं, और जो भी कार्ड होता है, पैन कार्ड है, ये सभी थे। और ये नजर आया कि वो उसने तकरीबन उसने रोहिंग्या तो आते हैं, कहाँ से आते हैं आपको पता है कि राखीन नाम का प्रोविंस जो म्यांमार के बिल्कुल एंड में है, वहां से वो बांग्लादेश में आया। वहां से उसने हमारे देश के अंदर हिंदुस्तान बॉर्डर में एंटर करने के बाद 4000 किलोमीटर का प्रवास किया, और तकरीबन 28 लोगों ने उसको अलग जगह पे मदद की। कलकत्ता में किसी ने मदद की, वो ट्रेन से मुंबई में आ गया, वहां पे मदद हुई, कहाँ रहा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट बने। तो एक बांग्लादेशी या एक को मदद करने वाली ये सिंडिकेट देखिए कितने बड़े हैं। क्राइम सिंडिकेट बोलिए, इलीगल सिंडिकेट बोलिए, देश के खिलाफ है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बहुत बात करते रहते हैं कि हमारी स्मार्ट बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर पे हुई है, लेकिन आज इस सभी बॉर्डर एरिया में, खास तो वेस्ट बंगाल वगैरह में, इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन को अंदर लाना या अपना एनिमल्स को ट्रेड करना, ये एक सबसे बड़ा बिजनेस है। तो ये इलीगल माइग्रेशन जो कि हमारे देश को लगा हुआ एक कैंसर है, इसको हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि व्हाट एल्स कैन वी डू। ये तो कोई नहीं कहेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बातचीत तो कर ही रहे हैं, और जैसे जिस प्रकार से डिस्कशन हमने किया है। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं आपको बिल्कुल ये बोलना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में इलीगल माइग्रेशन के ऊपर एक भी किताब मराठी में नहीं है मेरी छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसके साथ कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता, कारण अलग अलग है। तो काम तो हमने किया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। और मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको बोलता हूं, और उसके बाद आपकी इस विषय को किस प्रकार से टैकल करें ये आपके राय लेंगे। आमतौर पे अगर आप ये शब्द डालेंगे गूगल सर्च में, तो आपको नजर आएगा कि हमारे जो देश की पुलिस है अलग अलग राज्यों में, ऑन एन एवरेज 3000 से 3500-4000 इलीगल बांग्लादेशी भारत में हर साल पकड़े जाते हैं।
ठीक है, ये फैक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो ये, और फिर उसके बाद क्या होता है वो अलग बात है। तो हो रहा है, कार्रवाई थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जिस लेवल से हो रही है वो नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे सवाल है, व्हाट एल्स कैन बी डन टू इंश्योर कि ये इलीगल माइग्रेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, और दूसरा जो अंदर आए हैं उससे डिटेक्ट करे और उनको बांग्लादेश में वापस भेजे, या जो भी कार्रवाई है। जनरल दुष्यंत। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कोई छूना भी नहीं चाहता। जो भी छुएगा वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप मान के चलिए, जो एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन तकरीबन 20 करोड़ से ले 15 करोड़ से लेकर 20 करोड़ के बीच में है, जो बांग्लादेशियों की ही खाली फिगर जो है। और जहाँ तक रोहिंग्याज हैं वो करीबन 40 से 50 हज़ार के बीच में हमारे देश में है। रोहिंग्या तकरीबन जम्मू, असम और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मिलेंगे, और आपको बांग्लादेशी तो अब सारे देश में फैल गए हैं। लेकिन प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अभी भी बांग्लादेशियों की कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोग अभी इस समय मौजूद हैं। ये भी देखा गया है कि एक अगर इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश का पकड़ा जाता है तो 4 अंदर आते हैं। तो अगर आपने 4,000 पकड़ लिए तो सीधे के सीधे 16,000 गायब हो गए हमारे देश के अंदर। दूसरी बात है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों का कल्चर एक जैसा होने की वजह से इनका जो कोई भी बॉर्डर जो है, आप मैक्सिको का जो बॉर्डर है, मैक्सिको अमेरिका का जो बॉर्डर है, वो हमारे बॉर्डर से 10 गुना अच्छा है। लेकिन आज भी मैक्सिकन्स जो है पूरे अमेरिका में भरे हुए हैं। तो वही हाल हमारा है इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ। अब बांग्लादेशी के पास कई रास्ते हैं अंदर आने के। ये देखा गया है कि पिछले 20 साल के अंदर जो डिकेडल ग्रोथ होती है, यानी कि 10 साल और 20 साल वाली जो ग्रोथ होती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है हमारी, उनमें जो ग्रोथ रेट है मुस्लिम्स का वो है तकरीबन 15 से 35%। और वही एडजॉइनिंग एरिया जो कि मतलब बांग्लादेश में है, उन्हीं के साथ बॉर्डर की इस तरफ 15 से 35% ग्रोथ हुई है, और उस तरफ बांग्लादेश की तरफ 6 से 10%। क्या बांग्लादेश का फैमिली प्लानिंग और ये इतना अच्छा है कि वहां पे ग्रोथ रेट कंट्रोल हो गई और हमारे यहाँ नहीं हुई? ये सीधा दर्शाता है कि माइग्रेशन इस तरफ होगा। माइग्रेशन क्यों इस तरफ होगा? बांग्लादेश एक बहुत ही हेविली पॉपुलेटेड देश है, उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे समुद्र अंदर आ रहा है। इसकी मैंने एक स्टडी करी थी अमेरिका में, जिसमें ये देखा गया है कि मानसून्स के टाइम प्लस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे आने वाले 10 से 15 साल में लैंड मास तकरीबन 30% कम हो जाएगा। अगर लैंड मास कम होगा तो आदमी किधर आएंगे? बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरफ वेस्ट बंगाल हो गया। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। अब रोके कैसे इसको? एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। एक तो होगी सुरक्षा वाली कार्रवाई करना, कि हम अपना जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको इतना अच्छा बनाएं कि हम इस तरफ से ना आए। मेरा मानना है कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए हमें अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो पॉलिटिकल जो सपोर्ट इनको मिल रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसके खिलाफ जितना हम बोल सके हमें बोलना चाहिए। आई थिंक अब वो छुपा करके बात करने वाली बात नहीं है। खाली एक पार्टी का वो एजेंडा नहीं है कि खाली बीजेपी ही बोलेगी। मेरे ख्याल से अगर ये प्रॉब्लम है हम उसको रियलाइज करें, और जो जिसको ये ठीक लगता है इस बात को आगे बढ़ाए। तो सबसे पहली बात तो जैसे आपने बोला, एक ही मराठी की किताब है, मेरे ख्याल से हर भाषा में इनकी किताबें छपनी चाहिए, इनकी प्रॉब्लम की और इसकी वजह से हमें होगा क्या। दूसरी जो चीज है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स हैं, इनके साथ भी उसी तरह का कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि हम नार्को स्मगलिंग की हमने जो बात करी थी, उतनी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए जो लोग पकड़े जाते हैं इस तरह की। आजकल इनको 3 महीना 2 महीना जेल में डाल के बेल दे करके छोड़ देते हैं, वो फिर जाके शुरू कर देता है। तीसरी जो वो है, इंडिया में
हम लोगों ने खुद काम करना छोड़ दिया है। आई थिंक हमें वो कल्चर लाना पड़ेगा दोबारा कि अपना काम स्वयं करें और लेबर के ऊपर ना डिपेंडेंट हो। मैं गुड़गांव में गया था अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, सुबह सुबह का नज़ारा देखने वाला था। कॉलोनी के अंदर तकरीबन जितने लोग नहीं रहते थे उससे 3 गुना मेड सर्वेंट्स आ रही थी, और सारी की सारी जो थी वो बांग्लादेशी थी। सबके पास, जैसे आपने बोला, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई नर्स है, कोई कुछ है। तो हमारे देश के लोग ही खुद काम करना छोड़ दिए हैं। उनको एक आसान सस्ता वर्कफोर्स मिल रहा है, हम उससे काम करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको आने के लिए हमने भी एक तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये एक सामाजिक लेवल पर भी हमको एक सुधार करना पड़ेगा इसके लिए। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, रूल्स तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का क्या करें जो जिसके थ्रू इनको वापस भेजना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वेस्ट बंगाल के थ्रू हम कैसे ले जाएंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जाते ही ये समुद्र में गुम हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जब तक हम, कोई भी कानून हमें मदद नहीं दे सकता जब तक कि हम अपने अंदर ही इनको ये मान के चलें कि यार हम बाहर के लोगों को न प्रोत्साहन दे करके अपने लोगों को काम दें, अपने लोगों को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए बोलें। हमारे लोग जब तैयार नहीं होंगे तो उनको काम मिलेगा तो लोग आएंगे। मैंने जानबूझ करके इसका आंसर जो था थोड़ा सा अलग प्लेन पे दिया आपको, वो इसीलिए था कि ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको हम चारों तरफ से सुलझाना पड़ेगा। सिक्योरिटी रिलेटेड है कि क्राइम पकड़े जाते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स, उनकी जो सजा, उनको जो उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्त होनी चाहिए। रेशियो 1:4 वाला बदलना पड़ेगा, 4:4 होना चाहिए। 4 अंदर आए तो कम से कम 3 तो पकड़े जाएं, क्योंकि वो मिले हुए हैं। वो बोलते हैं ठीक यार, एक को पकड़ के भेज देते हैं, बाकी 5 चले जाओ। तो जब तक हमारे अंदर ही खोट है, हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? और इसको दूर करने का एक ही तरीका, जैसे आपने बताया, सामाजिक सुधार। जितना हो सके हम लोग इसके ऊपर उद्बोधन करें, जितना हो सके हम इसके ऊपर विचार डिबेट करें, परामर्श करें, पब्लिक मीडिया में जाएं, सोशल मीडिया में जाएं और बातचीत करें। इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन के बारे में मैं 2 छोटे मुद्दे उठाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे वाले मुद्दे पे जाएंगे। एक तो है कि जैसे आपने बोला ग्लोबल वार्मिंग, जो सुंदरबन का एरिया है ये पानी के नीचे जाने वाला है, वहाँ पे 2 करोड़ बांग्लादेशी रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल आएंगे और कहाँ जाएंगे? दूसरा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि आजकल जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट लाइन है, यहाँ पे समुंदर से इलीगल माइग्रेशन काफी हो रही है। अगर आप ओडिशा की न्यूज़पेपर्स पढ़े, जो आप नेट पे पढ़ पाएंगे, या वेस्ट बंगाल पे, तो यहाँ पे एक तो स्टोरी मैंने वेस्ट बंगाल की ये पढ़ी कि एक आदमी आया था कलकत्ता के बाजार, कलकत्ता में बाजार में कुछ खरीद रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा। तो वो उसने बोला कहाँ से आया तू? तो उसने बोला मैं तो बांग्लादेश से आया हूँ खरीदी करने, सामान खरीदी करने के लिए। अगर आपने सुंदरबन का एरिया देखा होगा तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है कि वहां से कोई भी आ सकता है, क्योंकि वहाँ की जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, पुलिस है, बॉर्डर बीएसएफ की वाटर विंग है, इसके बाद कोस्ट गार्ड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इनएफिशिएंट है। ये इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला हमने बिल्कुल बोलना चाहिए कि आज देश में इतना बड़ा संकट हुआ है क्योंकि ये जो सिक्योरिटी एजेंसी भी जो है वो अपना काम जिस तरह से कर रही है वो नहीं कर रही है। तो एक आपको शॉर्ट सवाल में पूछना चाहूंगा कि ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है, ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे लाया जा सकता है? क्या इसे आर्म फोर्सेस के नीचे जा सकता है, ताकि वहां पे कम से कम पेट्रियोटिज्म और जो काम करने का तरीका है वो 100 फोल्ड अच्छा हो जाए? और दूसरा, जो समुद्र से जो इलीगल माइग्रेशन हो रही है, इमेजिन करिए कि जो ओडिशा का किनारा, समुद्र किनारा है, वहां पे पूरे इलीगल माइग्रेंट बसे हुए हैं। इस प्रकार के आर्टिकल्स आप अलग अलग थिंक टैंक में आप पढ़ेंगे। तो ये समुद्र से होने वाले इलीगल माइग्रेशन, खासतौर वेस्ट बंगाल और इसके अंदर ओडिशा के अंदर, और बॉर्डर मैनेजमेंट को और एफिशिएंट करने के लिए, इस 2 मुद्दे के ऊपर आपके विचार, फिर हम अगले पहलू के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट, जहां तक फिजिकल बैरियर्स का सवाल है, अलोंग द लैंड बॉर्डर तो हमने बना दिया है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंटेंट में, इरादे में।
अगर जो लोग मैन कर रहे हैं इन बॉर्डर्स को, अगर उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो काम करने का तरीका बिल्कुल सख्त नहीं है, तब ये बीच बीच में माइग्रेशन होती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से इंडिया की तरफ से लोग उधर अपना माल भेज, जैसे आप देख लीजिए जानवरों की तस्करी होती है, कई तरीके आएंगे वीडियो में कि वो उसको उठाया पुलिस से और पुलिस से उधर गिरा दिया और उधर से वो लेके चले गए। मेरा मानना है बॉर्डर मैनेजमेंट में जो हम कमी देख रहे हैं वो ये है कि हम तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। सैटेलाइट्स हो गई हमारे पास, क्यों नहीं हम सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करें इस तरह के जो माइग्रेशन हो रहे हैं और उसको इस तरह की जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं उनको तुरंत रोकने के लिए, ताकि पुलिस के पास भी कुछ एक खबर आए और तुरंत वहां जाकर के वो उसको रोक सके। तो सबसे पहली बात, तकनीक का मेरे ख्याल से दायरा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा जो चीज हम बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए वो कर सकते हैं वो ये है कि जो ट्रेनिंग है बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस की, ये भी एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है और इसकी एक लेयर नहीं बल्कि 3-4 लेयर होनी चाहिए। मतलब एक तो बॉर्डर पे हो गया, एक बॉर्डर के अगर समुद्र की जहां तक बात करें तो सबसे पहले तो कोस्ट गार्ड हो गई। अब कोस्ट गार्ड के पास अगर एडिक्वेट नंबर ऑफ जो जो सही मात्रा में बोट्स वगैरह नहीं होंगी, तो फिर वो वीसा वगैरह में कोस्टल पुलिस का मेरे ख्याल से उतना अच्छा नेटवर्क नहीं है, इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं, लोग सीखते हैं। अब आप देखिए जो यूरोप में माइग्रेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, समुद्र से ही हो रहा है। तो लोगों ने वहां के वीडियोस भेजने शुरू किए, वही चीज अब बांग्लादेश के और इधर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। क्योंकि वहां लैंड बॉर्डर में हमने टाइट कर दिया तो अब वो सी बॉर्डर्स पे आ गए, छोटी छोटी बोट्स में आ जाते हैं, कहीं भी आप उसको पार्क कर सकते हैं, हर जगह आप उसको वो मॉनिटर भी नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है, इनकी जो वही कोस्टल पुलिस को स्ट्रेंथन करना, उनकी पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां होनी चाहिए उनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हर जगह पे अलार्म सिस्टम जो सीसीटीवी और इस तरह के सिस्टम्स है उनको लगाना चाहिए। इसके दो फायदे भी होंगे, एक तो अगर कोई डिजास्टर होता है उस टाइम पर भी हम इसी सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों की जान वगैरह बचाने के लिए, और नॉर्मल टाइम में हम सिक्योरिटी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे विचार से बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का होना इस समय बहुत ही जरूरी है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था वो था दूसरा सवाल था एफिशिएंट बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे ये जा सकता है, क्योंकि अभी ये बॉर्डर जो है वो होम मिनिस्ट्री के नीचे है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या आर्म फोर्सेस के नीचे, ताकि सेकेंड लेयर थर्ड लेयर के ऊपर कुछ तैयार हो जाए या कुछ इंटेलिजेंस असेसमेंट तैयार की जाए हर महीने में कि कितने लोग अंदर आए हैं, जिस प्रकार की असेसमेंट हम कश्मीर बॉर्डर के ऊपर करते हैं कि हर महीना हमारी जो इन एजेंसीज है वो मिलती है और बोलती है कि शायद 10 दहशतवादी अंदर आने में उन्हें कामयाबी मिली है, कि जिसमें 80% 90% वो ठीक होता है, बाकी गलत भी हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्म फोर्सेस अगर बॉर्डर मैनेजमेंट में डाले तो जो टेक्निकल एफिशिएंसी है, जो मिलिट्री एफिशिएंसी है, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। उसके ऊपर आपके विचार? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मिलिट्री को हम उतना ही काम दें जिसमें कि उसका प्राइमरी रोल इन्वॉल्व हो। जहाँ भी मिलिट्री इन्वॉल्व होती, जैसे जेएनके हो गया या चाइना बॉर्डर पे हो गया। अब आप देखिए चाइना बॉर्डर पर भी आईटीबीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के नीचे आती है। यहाँ पर गड़बड़ है, जो भी अनसेटल्ड बॉर्डर हैं वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सेटल्ड बॉर्डर हैं, जैसे कि आप कोस्ट की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि इनसे हमारी लड़ाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम मिलिट्री को इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होगा, एक तो आपको उतना मिलिट्री और बढ़ाना पड़ेगा सबसे पहली बात, या फिर जो कि अगेन आपके बजट से जाएगा, इट विल बी एट द कॉस्ट, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट पर ये सारी चीजें होंगी। तो मेरा मानना है कि बनिस्पत की इसको एमओडी के नीचे लाएं, हम इन्हीं फोर्सेस को क्यों ना हम बेहतर बनाएं। वो हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी कार्रवाई जो है कागज पे करते हैं। कोस्टल पुलिस के इतने थाने खुलेंगे, खुल गए जी,
अब कोस्टल पुलिस के थाने में जाइए, क्या है? कुछ नहीं है जी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है? कुछ और है जी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो हमारे को मेरे ख्याल से ये कानून लाना पड़ेगा कि जहां पर बॉर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम के नीचे है। देखिए अपने आप चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। अनसेटल्ड बॉर्डर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आएगा, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो आईटीबीपी जो आज होम मिनिस्ट्री के नीचे है, वो हमारे हमारे नीचे आ जाएगी या एमओडी के नीचे आएगी। तो आप देखेंगे कार्रवाई बढ़िया होगी, एक कंट्रोल रहे जिसका भी रहे। अनसेटल्ड बॉर्डर पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और जो सेटल्ड बॉर्डर हैं वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम। स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार नहीं होना चाहिए उसके अंदर दाखिल हस्तक्षेप करने का। तो वो करें तो शायद ज्यादा बेटर रेस्पॉन्स होगा और इसमें खटपट भी ज्यादा नहीं होगी। नहीं तो हमारे देश में आपको पता है, एक एक चेंज किया और 50 तरह की खटपट शुरू हो जाती हैं। इसी को जो मैं सुझाव दे रहा हूँ, उसी पे देखिए आप कई सारे काउंटर व्यूज आ जाएंगे। ओके, अभी हमारा इसलिए कि समय अभी खत्म हो रहा है, तो हमारे 2-3 और मुद्दे थे जिसके लिए अभी बात करने के लिए समय नहीं है। कि जो मिलिट्री बेसिस हमारे देश के साथ है, जैसे कि क्वाडार में पाकिस्तान में है, या समझ लीजिए हम्बनतोता या अपना श्रीलंका में है, या चितगांव बांग्लादेश में है, सितवे म्यांमार में है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसके बारे में हम बात शायद हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। या दूसरा जो डायस्पोरा जो हमारे देश का है, कि जो एक देश की ताकत मानी जाती है, लेकिन उसमें से कुछ एक माइक्रोस्कोपिक पीपल होते हैं कि जो देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, दुश्मन, हमारे देश के दुश्मन। तो इनको तो हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हम हमारा अभी आज का ये सेशन क्लोज करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि आज जो देश के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ग्रे जोन वॉरफेयर या अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर की जो चैलेंजेस है, वो मल्टी डोमेन है, मल्टी फैसेटेड है, और रोज उसमें कुछ ना कुछ बदली होती रहती है, बहुत ही मतलब ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो हमारे देश का जो बजट है, वो हमेशा कम ही पड़ने वाला है, क्योंकि देश की प्रायोरिटीज जो है वो है, हम उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कुछ इनोवेटिव तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम हमारी देश की सुरक्षा की जो लेवल है, मल्टी डोमेन जो चैलेंजेस है, इसे कम से कम खर्चा करके एट नो कॉस्ट और या लो कॉस्ट हम इस चैलेंजेस को फेस करें। क्योंकि अगर आप बोले कि बजट 3 गुना बढ़ाओ, तो वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन जो अभी है उसी के अंदर नो कॉस्ट या लो कॉस्ट, तो कुछ इनोवेटिव सुझाव और जो आप दे सकते हैं, और उसके बाद इस सेशन को हम टर्मिनेट करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, बजट तो मिलेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट देती है हमको। मैं बस क्योंकि समय खत्म हो रहा है, एक एग्जाम्पल से आपको बता दूंगा और इशारा कर दूंगा कि क्या हम कर सकते हैं। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 दलित आंदोलन हुआ था। 2 से 3 घंटे के अंदर लाखों की तादाद में दलितों ने पूरे देश भर में भारत बंद कर दिया था। आपको पता है कैसे हुआ था? ये एक मिस्टर हैं मस्के, अमेरिका में रहते हैं। इनके साथ 100 लोग हैं, खाली 100 लोग, जो कि अलग अलग देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ इंग्लैंड में हैं, इस तरह से कई देशों में हैं। इन लोगों ने ट्रायल के तौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह से मोबिलाइजेशन करना है पब्लिक का, टेस्टिंग करी इस इवेंट के द्वारा। ये लोग टेस्ट करने वाले थे 15 अप्रैल को, 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन। लेकिन इन्होंने 2 अप्रैल को ये दलित मूवमेंट हो गया, दलित का एक इवेंट इंसिडेंट हो गया। इन्होंने सोचा कि इसी को ही हम टेस्ट रन करते हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि गवर्नमेंट भी घबरा गई कि भाई इतनी जल्दी इतने लोग कैसे आ गए। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिसिस के द्वारा। ये जो मस्के जी जो हैं, ये सॉफ्टवेयर कंपनी के बहुत बड़े प्रोग्राम मैनेजर हैं, और कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। अगर एक आदमी सिंगल हैंडेडली इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकता है,
तो देश में राष्ट्रवादियों की कमी नहीं है। क्या हम भी नहीं सोशल मीडिया की एनालिसिस करके गवर्नमेंट काउंटर मूवमेंट कर सकती है इन सब चीजों के लिए, ताकि इस तरह की हरकतें पहले ही रुक जाएं? ये होती है स्मार्ट तरीका। अनफॉर्चुनेटली हम इसको करने के लिए नहीं तैयार है, या हमारा जो इंक्लिनेशन है वो नहीं होता है। बस इसी बात को कह करके मैं समाप्त करना चाहूंगा कि लो कॉस्ट नो कॉस्ट क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत हथियार हैं, बहुत टूल हैं। इस समय चाइना ये ताइवान के ऊपर कर रहा है, और हमारे ऊपर मस्के ने तो कर ही दिया। ओके, धन्यवाद। आपने जनरल दुष्यंत, इसलिए कि समय खत्म हो रहा है, हम ज़्यादा आपसे कमेंट चाहते थे लेकिन अभी हमें रुकना पड़ेगा। तो लो कॉस्ट नो कॉस्ट का इस्तेमाल करते हुए हम देश की चैलेंजेस को किस प्रकार से फेस करें, जिस पे आपने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मेरे ख्याल से जब अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो एक हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर जो वॉरफेयर चलती है, जिसे कुछ लोग नैरेटिव वॉरफेयर के नाम से भी पुकारते हैं। आज हमारे देश में मीडिया के अंदर, समझ लीजिए प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ पे एक नैरेटिव चल रही है। रोज एक विषय हेडलाइंस के ऊपर होता है, जिसका मकसद है कि दिखाना इस देश को कोई भवितव्य नहीं है, ये देश कल सुबह 8 बजे टूटने वाला है, देश की सरकार जो है बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, देश में अराजकता बिल्कुल आगे जा रही है। मतलब जो वर्स्ट पॉसिबल चीज हम देश के बारे में कर सकते हैं, जिससे देश के आम नागरिक का मोरल अब सबसे नीचे लेवल पे जाओ कि बस ये देश गया, आज शाम लास्ट शाम है आपकी इस स्वतंत्र देश के अंदर, कल सुबह पता नहीं क्या होगा। तो ये नैरेटिव वॉरफेयर को कैसे टैकल करेंगे, ये शायद अगर हमें मौका मिले तो अगले संडे को हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। तो अभी बस मेरे पास इतना ही समय बचा हुआ आपको बताने के लिए। आज हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर बात की, ग्रे जोन वॉरफेयर के, अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के, अलग अलग विषय है, प्राइवेट आर्मीज है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मर्सनरीज है, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन है। ये बहुत ऐसे आम विषय है कि जिसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की जाती। तो मुझे भरोसा है कि इससे हमारे जो दर्शक है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस प्रकार के वीडियोस शेयर करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य है पब्लिक एजुकेशन। क्योंकि इस अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर के अंदर हर एक भारतीय एक सैनिक है। अगर हम हमारे एक सैनिक की भूमिका बजाते हैं, एक गुप्तहेर या एक जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की भूमिका बजाते हैं, तो हम हमारे देश को अलग अलग डोमेन्स में सिक्योर कर सकते हैं। तो जनरल दुष्यंत, धन्यवाद। फिर मौका मिलेगा तो हम आपको मिलेंगे अगले संडे को। तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद।